हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ बातों को समझेंगे, जैसे एटम क्या होता है, यह किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो बात शुरू करते हैं एटम की डेफिनेशन से। एटम इज़ इनविजिबल, मतलब अदृश्य पार्टिकल है जिसे हम सामान्य आंखों से देख नहीं सकते, और अनकटेबल, मतलब जिसे हम दो टुकड़ों में बांट नहीं सकते, और अनकाउंटेबल, मतलब जिसे हम गिन नहीं सकते, अनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब जिसे हम नष्ट नहीं कर सकते, उसे हम एटम कहते हैं। अब बात आती है एटम कहाँ कहाँ होता है और कहाँ कहाँ पाया जाता है। एटम संसार की सभी जगह पाया जाता है। एटम मैटर, अर्थात संसार के किसी भी पदार्थ में पाया जा सकता है। एलिमेंट या कंपाउंड की बात की जाए तो यह दोनों एटम से ही मिलके बने हैं। अब बात करते हैं एटम के अंदर क्या क्या होता है, एटम किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है। तो एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है, और यह सब मिलके एटम बनाते हैं। तो बात शुरू करते हैं प्रोटॉन से। तो प्रोटॉन को अर्नेस्ट गोल्डस्टीन ने 1886 में डिस्कवर किया था, बाय एनाल रे एक्सपेरिमेंट द्वारा किया था। इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है, और मास की बात की जाए तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg है, और यह न्यूट्रॉन के मुकाबले 1% हल्का है। बात आती है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन को कैथोड रे एक्सपेरिमेंट द्वारा जे थॉमसन ने 1897 में डिस्कवर किया था। इस पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है, और इस पे 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम का मास होता है, जो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तुलना में ना के बराबर है। और अब बात आती है न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन को जेम्स चाडविक ने रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के डेटा एनालिसिस द्वारा किया था। न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है जिस पे 0 कूलम का चार्ज होता है, और इसका मास सबसे ज़्यादा 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है, जो कि प्रोटॉन से 1% ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन से कई गुना ज़्यादा है। अब बात आती है न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस एटम का वह केंद्र है जहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ रहते हैं, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। और यह रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही पता चला। अब आता है पहला एटॉमिक मॉडल जिसने न्यूक्लियर केमिस्ट्री को एक नया रूप दिया, थॉमसन एटॉमिक मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल। यह जे थॉमसन द्वारा 1898 में दिया गया था, लेकिन यह पहला मॉडल फेल हो गया क्योंकि यह एटम की स्टेबिलिटी, मतलब स्थिरता को नहीं समझा पाया। इसके कुछ समय बाद रदरफोर्ड का मॉडल आया, जिसे गाइगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट या न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल या प्लेनेटरी मॉडल भी कहते हैं। तो आइए कुछ जानते हैं रदरफोर्ड के बारे में। अर्नेस्ट रदरफोर्ड का जन्म 30 अगस्त 1971 में हुआ और मृत्यु 19 अक्टूबर 1937 में हुई। इन्होंने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल दिया, प्रोटॉन की डिस्कवरी में मदद की, एटॉमिक न्यूक्लियर और अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में भी इन्हीं की देन है। इतने बड़े साइंटिस्ट हैं तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज़ मिला और भी पुरस्कार मिले, जैसे हेक्टर मेडल, कूपी मेडल, उनमें से कुछ एक हैं। रदरफोर्ड ने जे थॉमसन के मॉडल के आधार पर एक्सपेरिमेंट किया, और जो सोचा था उसके कुछ विपरीत इस प्रकार हुआ। अब आते हैं रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पर। उसके लिए कुछ सामान की ज़रूरत थी, जैसे कि गोल्ड फॉयल जो कि 10⁻⁻8 मीटर पतली हो। और अब प्रश्न आता है कि गोल्ड फॉयल को ही क्यों चुना? क्योंकि गोल्ड इज़ अ गुड डक्टाइल मेटल, जो कि पीटने पर एक शीट में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी चीज़ लेड चैम्बर, क्योंकि जो रेडिएशन निकलेगी उसे सोखने के लिए लेड चैम्बर सही रहेगा। तीसरी चीज़ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जैसे कि बिस्मथ, पोलोनियम, रेडियम, जो अल्फ़ा पार्टिकल की रेडिएशन को छोड़ सकेंगे। चौथी चीज़ जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, जो कि गोल्ड फॉयल के चारों तरफ गोलाकार में लगी होगी। अब हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में जानेंगे कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है।
तो यह तेज़ी से निकलने वाले एनर्जी पार्टिकल की एक रे है जिसमें अल्फ़ा रेडिएशन, बीटा रेडिएशंस एंड गामा रेडिएशंस निकलते हैं और अल्फ़ा रेडिएशंस का इसमें यूज़ किया गया है। तो अल्फ़ा रेडिएशंस का या अल्फ़ा रेस का एक साथ 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के निकलने वाली रेस को अल्फ़ा रेस कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में रेडियो एक्टिव मटेरियल को लेड बॉक्स में रखा जाता है और अल्फ़ा रेडिएशन की एक बीम को छोड़ा जाता है। बीम कहीं जाए ना इसलिए 2 लेड बॉक्स की ब्रिक्स या स्लिट लगाई जाती है और फिर अल्फ़ा रेडिएशंस गोल्ड फॉइल से टकराती हैं और टकराने के कारण जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर एक चमक पैदा होती है जिसे हम फ्लोरोसेंस कहते हैं और यह माइक्रोस्कोप से देखी जा सकती है। इसमें मोस्टली पार्टिकल स्ट्रेट मतलब सीधे चले जाते हैं और कुछ थोड़े डिफ्लेक्शन से टेढ़े चले जाते हैं और बहुत ही कम 180 डिग्री के एंगल पर वापस आ जाते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट के जो ऑब्जर्वेशन थे वो कुछ इस प्रकार थे, जैसे 99% पार्टिकल सीधे चले गए मतलब डिफ्लेक्शन एंगल उसका 0 डिग्री था। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल 0.14% मीन्स 1 डिग्री से ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुए और कुछ 8000 में से एक अल्फ़ा पार्टिकल 90 डिग्री के एंगल पर डिफ्लेक्ट हुआ और 10 लाख में से एक अल्फ़ा पार्टिकल पूरी तरह वापस आ गया मतलब स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री था। अब ये स्कैटरिंग एंगल क्या है? तो यह वह एंगल है जब अल्फ़ा पार्टिकल अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना डिस्प्लेस होते हैं। यह डिस्प्लेसमेंट अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, उसे हम स्कैटरिंग कहते हैं, जो कि रदरफोर्ड के n=kz²/sin4θ/2 से पता कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट का सारांश यह था कि एटम में ज़्यादातर जगह खाली होती है क्योंकि 99.86 अल्फ़ा पार्टिकल सीधे चले जाते हैं विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। दूसरी कि एटम में एक ऐसी जगह है जहां पर उसका सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, इसलिए 0.14% अल्फ़ा पार्टिकल 1 डिग्री से ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुए। तीसरा कि जो मास है वह एक छोटी सी जगह पर एकत्रित है और बहुत ही डेंस है, इसलिए 10 लाख में से एक अल्फ़ा पार्टिकल 180 डिग्री के एंगल से वापस आया। इसे एटम और न्यूक्लियस की साइज़ का पता चला। चौथा यह है कि अलग अलग मेटल के लिए स्कैटरिंग एंगल अलग अलग होता है क्योंकि उसके न्यूक्लियस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा और अल्फ़ा पार्टिकल को उतने ही एंगल पर स्कैटर करेगा। पांचवा यह है कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचता है पर न्यूक्लियस की तरफ इसलिए नहीं जाता क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेंट्रीपिटल फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में कन्वर्ट कर लेता है। और अब आते हैं ड्रॉबैक्स पर या कमियों पर कि इस मॉडल में क्या कमी थी जो फेल हो गया। रदरफोर्ड ने यह कह दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वह एक्सलेट होता रहता है, इसका मतलब कि वह रेडिएशन को भी एमिट करेगा या छोड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन एक समय के बाद न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा और न्यूक्लियस का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।